Hi guys, I am Vivek Shankar. In previous lecture, I discussed about the IUPAC of heavy elements and general terminology of the long form periodic tables. Today I discuss about the periodic properties and briefly discuss about the effective nuclear charge. So guys, let's start the topic now. Periodic properties. गाइस पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो होती हैं उनको हम दो पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं. फर्स्ट एटॉमिक प्रॉपर्टीज एंड सेकंड मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज. व्हाट इज द एटॉमिक प्रॉपर्टीज? विच कैन बी एक्सप्लेन बाय अ सिंगल एटम. है ना, जिस मतलब जो एटॉमिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो किसी सिंगल एटम के थ्रू हम उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक प्रॉपर्टीज. मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज बेटे क्या होती है? विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय द सिंगल एटम. है ना, जिसको हम सिंगल एटम के थ्रू एक्सप्लेन नहीं कर सकते. इस टाइप की जो प्रॉपर्टीज होती है वो मेरी मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज होती है. तो एटॉमिक प्रॉपर्टीज बेटे कौन कौन सी होती है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, है ना, या इसको जेड इफेक्टिव भी बोलते हैं. आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. और जो मेरी मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज होती है लाइक एटॉमिक रेडियस, है ना, मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स, डेंसिटी, ईटीसी. दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूलर, है ना, मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज. तो गाइस आपको ये याद रखना है कि जो एटॉमिक प्रॉपर्टीज होती है वो सिंगल एटम के थ्रू एक्सप्लेन की जा सकती है, बट जितनी भी आपकी मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज होती हैं वो किसी भी सिंगल एटम के थ्रू उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है. अब गाइस हम लोग अपने फर्स्ट टॉपिक पे चलते हैं एटॉमिक प्रॉपर्टीज में. एटॉमिक प्रॉपर्टीज में हम लोग बात करेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की. है ना गाइस, किसकी बात करेंगे? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की. गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है. मतलब जितनी भी प्रॉपर्टीज़ आप पढ़ते हो ये सब में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. तो गाइस इसको जानना बहुत ज़रूरी है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी जेड इफेक्टिव. अब मैं बात करता हूँ, ज़रा समझिएगा. मैं कोई भी चीज़ आपको समझाता हूँ तो आपको पता है मैं एक्सपेरिमेंट करके आपको समझाता हूँ. आपके सामने एक एक्सपेरिमेंट रखता हूँ, फिर आपको उसको एक्सप्लेन करता हूँ जिससे आपको पता चल जाता है कि आप क्या क्या ऑब्जर्व कर रहे हो. ठीक है, उसके थ्रू आप क्या निकालते हो? उसका कंक्लूजन निकालते हो, देन आप रिजल्ट बताते हो. तो गाइस मैं इसी तरीके से आपको बताता जा रहा हूँ और आगे भी इसी तरह से मैं आपको एक एक चीज़ को डिस्कस करूँगा. बट आप क्लास 10th में हो तो सो गाइस मेरे पास कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ बाउंडेशंस हैं जिसके आगे मैं नहीं बढ़ सकता. तो मैं आपको वहाँ तक की हिंट दे दूंगा जो आप आगे आने वाली क्लासेस में आसानी से समझ पाओगे और उसे पढ़ पाओगे. चलिए सपोज करिए मेरे पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है. सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज लाइक जैसे हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के पास बेटा एक ही इलेक्ट्रॉन होता है. हीलियम प्लस यानी हीलियम के पास दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस चार्ज लगा हुआ यानी उसमें एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया है बेटा, यानी ये भी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो गई. लिथियम में बेटा तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं तो लिथियम प्लस टू आयन ले लिया मैंने. तो लिथियम प्लस टू आयन में कितना भी इलेक्ट्रॉन बचे? दो इलेक्ट्रॉन चले गए, तीन में से कितना बचा? एक इलेक्ट्रॉन. जस्ट लाइक बेरिलियम में भी चार इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसमें से तीन इलेक्ट्रॉन चले गए तो कितना बचा? एक इलेक्ट्रॉन. तो जितनी भी ये स्पीसीज मैंने लिख रखी है ना, एटॉमिक एज वेल एज आयनिक जितनी भी स्पीसीज मैंने लिख रखी है वो सब कैसी हैं बेटा? ये सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हैं. मतलब इसमें आप सिंगल ही इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है. ठीक है, चलिए बात करते हैं एटम में क्या होता है. आपको मैंने 9th क्लास में स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स को बहुत ब्रीफली डिस्कस कर दिया था. वहाँ पर मैंने बोहर एटॉमिक मॉडल तक वहाँ मैंने आपको पढ़ाया है. तो अब हम लोग उसी के बेस पे चलिए थोड़ा सा बात करते हैं कि एटम जो होता है वो दो पार्ट से कंसिस्ट होता है अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल. तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में दो पार्ट होते हैं, एक होता है न्यूक्लियर पार्ट, दूसरा होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट. एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन रहते हैं और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं बेटे. तो आप प्रोटॉन पे तो आप जानते हैं पॉजिटिवली चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिवली चार्ज होता है. तो ये जो आउटर मोस्ट सेल्स है इसकी, है ना, आउटर मोस्ट सेल्स में जो इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पर प्रेजेंट है क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो एक ही इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट होगा. तो जो ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ये और इसके जो न्यूक्लियस के बीच में क्या होगा बेटा? क्योंकि न्यूक्लियस जो पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, तो इसका मतलब दोनों के बीच में क्या होगा? इनके बीच में अट्रैक्शन होगा बेटे. क्या होगा बेटा? अट्रैक्शन होगा. ठीक है, और एक्चुअली में ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज होता है. तो पॉजिटिवली नेगेटिव यानी आप अच्छी तरह जानते हैं, फिजिक्स में आपको पढ़ाया गया है कि सेम चार्जेस रिपल टू ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर. तो जाहिर सी बात है बेटे
जो न्यूक्लियस है वो मेरा पॉजिटिवली चार्ज है और जो इलेक्ट्रॉन है वो मेरा नेगेटिवली चार्ज है। तो जो दोनों गाइस, दोनों जो चार्ज है उनके जो नेचर है वो अपोजिट है, तो अपोजिट नेचर में क्या होगा बेटा, अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहाँ पर लगेगा। तो ये जो आप देख रहे हो, ये मैंने इनके बीच का फोर्स आपको बताया कि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, ठीक है। फोर्स भी दो प्रकार के होते हैं, आपने पढ़ा होगा, अट्रैक्शन और रिपल्सन। तो यहाँ पर बेटा अट्रैक्शन फोर्स वर्क करेगा, ठीक है। अब आप अच्छी तरह जानते हो, अब इलेक्ट्रॉन क्या फील कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस फुल न्यूक्लियर चार्ज। मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो ये महसूस कर रहा है कि पूरा का पूरा जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा न्यूक्लियर चार्ज को महसूस कर रहा है, मतलब एक्सपीरियंस कर रहा है, फील कर रहा है। तो अब यहाँ पर कोई इसको, उसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो कोई कम करने वाला नहीं है, ठीक है गाइस। तो इसलिए ये पूरा का पूरा आपका जो भी इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस कर रहा है। जबकि अगर हम मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की बात करें, तो मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का मतलब होता है जिसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, यानी मोर देन वन इलेक्ट्रॉन, जैसे हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, ईटीसी वगैरह। ये सब क्या है बेटा, ये मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हैं, क्योंकि इनमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो जब एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तब बेटे क्या होगा, तब मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में देखिए मैंने एक एटम का स्ट्रक्चर बनाया। यहाँ मैंने राउंड फिगर लिया था, यहाँ मैंने आपको अच्छी तरह पता है जो बोहर ऑर्बिट होती है वो सर्कुलर ऑर्बिट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है बोहर की फर्स्ट जो सेल है ये आपकी फर्स्ट सेल है ना, फर्स्ट सेल है आपकी, और जो ये है आपकी, ये आपकी सेकेंड सेल है, और ये जो है आपकी ये आउटर मोस्ट सेल है, ठीक है गाइस। तो मैंने यहाँ पर आपको क्लियर कर दिया कि कौन कौन सी सेल हैं जिनके ऊपर बात कर रहे हैं। तो आप बोहर के अकॉर्डिंग आसानी से जानते हो जो फर्स्ट सेल है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 ही रह सकते हैं, तो देखिए मैंने 2 ही इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर मेंशन कर रखा है। और जो सेकंड सेल है इसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो मैंने 8 इलेक्ट्रॉन को मेजर किया है, 4 ये हो गए और 4 ये हो गए बेटे, ठीक है। और आउटर मोस्ट सेल्स में जो मेरा इलेक्ट्रॉन है वो ये है, ठीक है। इसमें मैंने एक ही इलेक्ट्रॉन रखा है, हालांकि मैं इसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकता हूँ, है ना, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकता हूँ, बट मैं इसको टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन या डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन बोलूँगा। क्या बोलूँगा इसको, टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन या डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, जिसके ऊपर हमें एक्चुअली में न्यूक्लियर चार्ज को ऑब्जर्व करना है कि कितना हो रहा है, यानी उसके ऊपर कितना आएगा। तो आप समझ गए मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में क्या होगा, मोर देन वन इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जब मोर देन वन इलेक्ट्रॉन होंगे जो आपका टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन होगा। अब जो आउटर मोस्ट सेल्स में इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, है ना। जो आउटर मोस्ट सेल्स में इलेक्ट्रॉन है वो इनर सेल्स वाले इलेक्ट्रॉन्स पे सेम चार्ज है, इसलिए उनके बीच में क्या होगा बेटा, रिपल्शन। तो देखिए मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि ये इलेक्ट्रॉन भी इसको रिपल कर रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन इसको रिपल कर रहा है, ये भी रिपल कर रहा है, ये भी 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 कर रहा है और ये भी कर रहा है। तो सारे जितने भी इनर सेल वाले इलेक्ट्रॉन हैं सारे अपने डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन या मैं कह सकता हूँ जो मेरा टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन है उसको रिपल्शन कर रहे हैं, यानी उसमें रिपल्शन हो रहा है। तो देखिए मैंने यहाँ पर बताया भी कि यहाँ पर रिपल्शन हो रहा है, और यही जो है इलेक्ट्रॉन ये एक सील्ड और एक स्क्रीन फॉर्म कर रहे हैं, किसके बीच में, न्यूक्लियस और डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन के बीच में, ताकि इनका जो अट्रैक्शन फोर्स है न्यूक्लियस का और आपका इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा उसको ये क्या कर पाए, कम कर पाए। क्या कर पाए बेटे, कम कर पाए। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में आप समझ पाए कि मैं क्या कहना चाह रहा था। मैं आपसे जनरली ये कहना चाह रहा था जो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन होगा वो एक्चुअली फील करेगा न्यूक्लियस का जो भी अट्रैक्शन फोर्स होगा, है ना, बट उसका जो एक्चुअल न्यूक्लियर जो फोर्स वो फील कर रहा होगा वो जितना होना चाहिए उससे थोड़ा कम होगा, क्योंकि ये भी अंदर जो इनर सेल वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या कर रहे होंगे, इस डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे होंगे बेटा, रिपल कर रहे होंगे। जब ये क्या कर रहे हैं, जब इसको रिपल कर रहे हैं और ये इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जितना इसका अट्रैक्शन फोर्स पे लग रहा होना चाहिए उतना नहीं लग रहा है, मतलब कुछ ना कुछ कम हो रहा होगा। उसी को हम लोग बेटा बोलते हैं एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज। क्या बोलते हैं, एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज। तो ये बात आपको गाइस समझ में आई कि जब मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होता है तो वो पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस फोर्स या न्यूक्लियर जो चार्ज होता है उसको महसूस नहीं कर पाता है, जितना उसे करना चाहिए था उतना नहीं कर पाता, थोड़ा सा उसमें क्या आती है, कमी आ जाती है। किस वजह से कमी आ जाती है, क्योंकि वहाँ पर शिल्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट वर्क करने लगता है। शिल्डिंग इफेक्ट क्या का मतलब क्या होता है, सपोज करिए मैं आपको आपकी क्लास में पढ़ा रहा हूँ तो मैं ब्लैक बोर्ड के सामने खड़ा हूँ और जो मेरे पास सामने आगे जो जितने भी बॉयज़ या गर्ल्स जितनी भी बैठी होंगी उनके ऊपर मेरा ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मेरा
अट्रैक्शन फोर्स या कह सकते हैं मेरा ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। बट जो सबसे पीछे लास्ट में बैठे होंगे उनके ऊपर मेरा थोड़ा सा क्या होगा बेटा, जो इम्पैक्ट होगा वो थोड़ा कम होगा, क्योंकि बीच में जितने बच्चे बैठे हैं उनकी वजह से मैं उस बच्चे को शायद ना देख पा रहा हूँ। ठीक है, तो जितना एक्चुअली में उसे महसूस करना चाहिए था कि ये मेरे ऊपर जो सर हैं मेरे इतना ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, बट उतना ध्यान मैं नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि बाकी भी जो बच्चे हैं उनके ऊपर भी मैं ध्यान दे रहा हूँ। इसलिए क्या हो रहा है बेटा, थोड़ा सा वो जो कंसंट्रेशन है वो थोड़ा सा क्या हो जा रहा है बेटा, डिफेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर भी समझना है कि जो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन है वो जो इनर सेल जो इलेक्ट्रॉन है ये इनके बीच में क्या कर दे रहे हैं, सेल तैयार कर दे रहे हैं। जो इनर सेल इलेक्ट्रॉन है वो किसके बीच में सेल तैयार कर दे रहे हैं, न्यूक्लियस और डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो जाहिर सी बात है उनके बीच में फोर्स क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। और जितना फोर्स कम होगा वह, अब जितना फोर्स कम हुआ जो एक्चुअल था वो तो अब हुआ नहीं, अब जितना ये कर रहा होगा उसी को हम लोग बोलेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या बोलेंगे बेटा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। चलिए और अच्छे से समझते हैं आगे चीजों को, ध्यान दीजिएगा बेटा मेरी बात। कहने का मतलब क्या है, शिल्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट ये पूछे भी जाते हैं आपसे क्वेश्चन में, है ना, आपके स्कूल एग्जामिनेशन में, आपके साइंस ओलंपियाड्स वगैरह एग्जामिनेशन में ये सारे क्वेश्चंस आपके इस तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो शिल्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट आखिर होता क्या है। रिपल्शन क्रिएटेड बाय इनर सेल इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑल अदर इलेक्ट्रॉन, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन को छोड़कर जितना भी इलेक्ट्रॉन है, बट उसके आउटर मोस्ट सेल्स के इलेक्ट्रॉन नहीं कभी होंगे। मान लीजिए अगर एक सेल मैं यहाँ और बना दूं और इसमें भी इलेक्ट्रॉन कुछ यहाँ पर रख दूं, तो ये कभी भी इसको रिपल नहीं करेंगे। किस तरह से रिपल नहीं करेंगे, एक एग्जांपल मैं आपको और देना चाहता हूँ। सपोज करिए आपके मोहल्ले में या आपके कोई टाउन में आप कोई सेलिब्रिटी आ जाता है, तो सेलिब्रिटी आपको भी देखना चाहता है, आप भी सेलिब्रिटी को देखना चाहते हैं, बट क्या होता है पूरी भीड़ इकट्ठा हो जाती है, उसको सर्कल बना के खड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से आप उसे नहीं देख पाते हो। तो एक्चुअली में जो अंदर साइड के जो जितने भी मेंबर होते हैं, है ना, सर्किल के जितने अंदर साइड के मेंबर होते हैं वो बाहर वाले को धक्का दे रहे होते हैं कि भैया नहीं, बट बाहर वाला अंदर वाले को धक्का नहीं दे, बाहर वाला जो होता है वो अंदर वाले को धक्का नहीं देता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या देखते हो कि सपोज जो सेलिब्रिटी आया वो भी आपको देखना चाहता था, और दूसरी बात ये है कि आप भी सेलिब्रिटी को देखना चाहते, दोनों के बीच में अट्रैक्शन था, बट जब भीड़ आ गई या उसके जो गार्ड्स थे वो आ गए, जिसके कारण आप उनके साथ सेल्फी या आप ऑटोग्राफ या उनसे आप नहीं मिल पाए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक शील्ड तैयार हो गई, बीच में एक शील्ड आ गई, किसकी बेटा, जितने भी पीपल्स थे वो बीच में आ गए, जिसकी वजह से आप में और जो सेलिब्रिटी में जो अट्रैक्शन था या फिर आप जब मिलना चाह रहे थे तो आप नहीं मिल पाए, क्योंकि उनके बीच में उन्होंने एक शील्ड तैयार कर दी ताकि आप अब उनको देख ही नहीं पा रहे। मान लीजिए शाहरुख खान आया, आप शाहरुख खान को देख ही नहीं पा रहे क्योंकि इतनी भीड़ है। तो जो भीड़ है वही क्या है बेटा, शील्ड है, वही एक स्क्रीन है। वैसे ही क्या होता है, इसी एटम में क्या होता है, जो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन होता है उसके अंदर वाली सेल के जितने भी या उस सेल के जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक शील्ड तैयार कर देते हैं, किसके बीच में, न्यूक्लियस और डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन के बीच में। इसी को हम लोग बेटा बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं बेटा, शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसकी मैंने यहाँ पर डेफिनेशन भी दे रखी है कि रिपल्शन क्रिएटेड बाय इनर सेल इलेक्ट्रॉन, है ना, ऑल अदर इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा ऑल अदर इलेक्ट्रॉन इसलिए मैंने लिख रखा है क्योंकि जितने भी इनर सेल और सेम सेल वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं केवल यही रिपल करते हैं, और जो बाहर टेस्टिंग जिसमें टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन जिस सेल में है उससे जो आउटर मोस्ट सेल्स हैं उसके इलेक्ट्रॉन कभी भी उसको सेल तैयार नहीं कर सकते। ठीक है बेटे, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ऑन टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन इज नोन एज शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया भाई शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है। तो जाहिर सी बात है शील्डिंग इफेक्ट आप आसानी से समझ गए कि रिपल्शन क्रिएटेड बाय इनर सेल इलेक्ट्रॉन ऑन टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन इज नोन एज शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझिएगा बेटा। अब आपने शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट को समझ लिया। अब हम लोग किसकी बात करते हैं बेटा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की। किसकी बात करते हैं बेटा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसे कहते हैं बेटा, है ना, व्हाट इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसको आप पढ़ रहे हो, है ना। तो एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज, ध्यान दीजिएगा बेटा मैं क्या बोला, एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस बाय डिफरेंशिएटिंग और टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मतलब जितना एक्चुअल चार्ज कोई टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन, है ना, या डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस करता है वही आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहलाता है। क्या कहलाता है गाइस, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहलाता है। अब देखिएगा बेटा जेड इफेक्टिव का, आप मुझे मान लीजिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, जेड इफेक्टिव से। तो जेड इफेक्टिव क्या होता है, जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू द टोटल न्यूक्लियर चार्ज। मतलब उसके पास कितना न्यूक्लियर चार्ज है
माइनस शिल्डिंग और स्किनिंग इफेक्ट क्रिएटेड बाय अदर इलेक्ट्रॉन। कितना शिल्डिंग और स्किनिंग इफेक्ट जो क्रिएट करा है इनर सेल वाले इलेक्ट्रॉन को, उसको आप क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, या कह सकते हैं डिफरेंस बिटवीन द टोटल न्यूक्लियर चार्ज एंड शिल्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्रिएटिंग बाय अदर इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड जेड इफेक्टिव। इसको हम लोग इस तरह से भी इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। ठीक है गाइस, आगे देखिएगा, जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। जो शिल्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं बेटा, सिग्मा से डिनोट करते हैं, और ये एक कांस्टेंट की तरह वर्क करता है। ठीक है बेटा, ये बार बार चेंज नहीं होता है ना, ये एक कांस्टेंट होता है। बट जो जेड होता है ये क्या होता है, एक एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब भी मैंने आपको बताया था क्लास 9th में, क्योंकि क्लास 9th में मैंने आपको ये क्लियर किया था एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। क्या होता है बेटा, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। तो बेटा जितने प्रोटॉन्स होंगे मतलब उतना ही उसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज होगा, यानी उतना ही चार्ज न्यूक्लियस के ऊपर होगा, वही आपका कहलाएगा टोटल न्यूक्लियर चार्ज। वही क्या कहलाएगा आपका, टोटल न्यूक्लियर चार्ज। अगर मैं टोटल न्यूक्लियर चार्ज को, मुझे अगर शिल्डिंग इफेक्ट पता चल जाए तो मैं शिल्डिंग इफेक्ट से क्या कर सकता हूं, उसको माइनस कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या गाइस मिल जाएगा मुझे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मुझे मिल जाएगा। अब ये सिग्मा को कैसे कैलकुलेट करते हैं, जब आप फर्स्ट ईयर में आ जाओगे है ना, तब आप ये सारी चीज़ों को पढ़ोगे, क्योंकि आपके फर्स्ट ईयर में भी ये टॉपिक है और बहुत डिटेल में मैं पढ़ाता हूँ फर्स्ट ईयर में। बट यहाँ पर मेरे पास बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, इसलिए मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहता। ठीक है, आगे समझिएगा, सिग्मा टेक्स है ना इनटू अकाउंट शिल्डिंग क्रिएटेड बाय इलेक्ट्रॉन्स, यानी जितने भी अदर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कर रहे हैं बेटा, सील तैयार कर रहे हैं, उसी को आप क्या कर रहे हो, उसी को आप सिग्मा बोलते हो, है ना। तो यहाँ पर मैंने लिखा भी है, सिग्मा इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच यूटिलाइज्ड इन द ओवरकमिंग रिपल्शन क्रिएटेड बाय अदर इलेक्ट्रॉन। तो जो सिग्मा है वो क्या कर रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच यूटिलाइज, जो कि यूटिलाइज कर रहे हैं प्रोटॉन्स, है ना, इन ओवरकमिंग रिपल्शन क्रिएटेड बाय अदर इलेक्ट्रॉन। जितना भी जो अदर इलेक्ट्रॉन है जो रिपल्शन क्रिएट कर रहा है उसको क्या कर रहा है, यूटिलाइज कर रहा है। ठीक है बेटे, तो आप देखिएगा इतनी बात आपको क्लियर हुई, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, उसकी पीरियोडिक ट्रेंड्स की तरफ बढ़ते हैं। उसका पीरियोडिक ट्रेंड्स क्या होगा, तो पीरियोडिक ट्रेंड्स क्या होता है बेटा, कि आप किसी, आपने लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल मैंने आपको पढ़ाई है, तो वहाँ पर आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो क्या होगा, टॉप टू बॉटम जाओगे तो क्या होगा, अलोंग द पीरियड चलोगे, अक्रॉस द पीरियड चलोगे, या डाउन द ग्रुप चलोगे, तो क्या चेंजेस इस प्रॉपर्टीज़ में आपको देखने को मिलेगा एलिमेंट्स की। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं पीरियोडिक ट्रेंड्स में, तो बात आती है अलोंग अ पीरियड। क्या आती है बात बेटा, अलोंग अ पीरियड ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। जैसे जैसे आप लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हो, है ना, लेफ्ट टू राइट जाने का मतलब हाइड्रोजन से हीलियम की तरफ और लिथियम से आपका नियॉन की तरफ जब आप मूव करते हो, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो इंक्रीज करता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है बेटे, इंक्रीज करता है, क्योंकि मैंने ऊपर बोला ना, लेफ्ट टू राइट जाने पर, किसी भी पीरियोडिक टेबल में अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव करोगे तो जो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या करेगा बेटे, इंक्रीज कर जाएगा। क्या कर जाएगा बेटे, आपका वो इंक्रीज कर जाएगा। इतनी बात बेटे आपको क्लियर हुई। तो देखिए मैंने एग्जाम्पल भी यहाँ दे रखे हैं। एग्जाम्पल सपोज करें, लिथियम का जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो कम होता है, किससे बेटा, बेरिलियम का। बेरिलियम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो बोरान से कम होता है। बोरान का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो कार्बन से कम होता है। कार्बन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो नाइट्रोजन से कम होता है। नाइट्रोजन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो ऑक्सीजन से कम होता है। ऑक्सीजन का जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो फ्लोरीन से कम होता है। तो इसलिए मैंने उसको देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रखा है। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर सिग्मा की भी वैल्यू लिख रखी है, और साथ ही साथ मैंने जेड इफेक्टिव भी लिख रखा है। अब मैंने जेड इफेक्टिव कैसे निकाला होगा, है ना, तो ये जेड इफेक्टिव मैंने बताया कि जेड इफेक्टिव निकालने के लिए आपको एक्चुअल जो एटॉमिक नंबर होता है उससे इस सिग्मा की वैल्यू को अगर आप क्या कर दो, माइनस कर दो, तो आपको आपके आंसर मिलने लगेंगे बेटे। ठीक है, तो ये अब आपके दिमाग में ये भी क्लिक करा होगा कि भाई वैल्यू ऑफ सिग्मा कहाँ से आएगा। तो सिग्मा एक कांस्टेंट होता है, जैसा मैंने ऊपर बताया था कि सिग्मा क्या है बेटा, एक कांस्टेंट है। तो इसकी जो वैल्यू होती है इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। इसके अलग अलग जो होते हैं ये इसके लॉ होते हैं, मैथड होते हैं, जिसको आप फर्स्ट ईयर में आके पढ़ोगे। ठीक है, बट आप हाई स्कूल में, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है ताकि आप आसानी से इसको निकाल सकें। चलिए आगे बढ़िए, देखिए मैंने क्या बताया यहाँ पर। मैंने यहाँ बताया देखिए 1.7 जो होता है वो लिथियम का क्या होता है, सिग्मा की वैल्यू होती है। और सिग्मा, आप बताइए लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो उसके ऊपर चार्ज कितना हो गया, उसके ऊपर 3
3 प्रोटॉन के बराबर चार्ज है बेटा, तो 3 माइनस अगर 1.7 करूंगा तो क्या बचेगा मेरे पास 1.3, यानी उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना आएगा 1.3। कितना आएगा बेटे 1.3। बेरिलियम का कितना होता है बेटा 4 होता है। अगर 4 में से, क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना है उसका 4 है, अब 4 में से अगर सिग्मा की वैल्यू कितना है बेटा 2.05 को अगर मैं माइनस कर दूं तो कितना बचेगा 1.95। कितना बचेगा 1.95। बहुत अच्छे से समझिएगा कितना बच रहा है बेटा 1.95। आगे बढ़िए। अब बोरान के कितना होता है बेटा, बोरान का होता है 5 में अगर मैं उसका सिग्मा का वैल्यू जो है 2.4 को अगर माइनस कर दूं तो कितना बचेगा 2.6। बिल्कुल सही। तो आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या जेड इफेक्टिव आपको पता चल जाएगा कि बोरान का कितना होता है। कार्बन की बात करूं तो कार्बन का होता है 6, एटॉमिक नंबर 6 होता है, और जो सिग्मा का वैल्यू वो कितना बेटा 2.75। इट मीन दैट उसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा वो कितना होगा बेटा 3.25। अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 7 होता है। अगर 7 में से मैं इस सिग्मा की वैल्यू को क्या कर दूं माइनस कर दूं, यानी सिग्मा की वैल्यू कितनी है 3.1, तो अब मेरे पास कितना बचेगा 3.9। तो 3.9 मेरा क्या हो गया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन नाइट्रोजन एटम, है ना। अब ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, और अगर मैं उससे, है ना, अगर मैं उसको क्या कर दूं बेटा उसके सिग्मा की वैल्यू से उसको माइनस कर दूं, सिग्मा की वैल्यू कितनी है 3.45, तो कितना बचेगा मेरे पास 4.55। कितना बचेगा 4.55। अगर मेरे पास फ्लोरीन का होता है बेटा 9 में से अगर मैं किसको माइनस कर दूं 9 को अगर मैं माइनस कर दूं 3.8 जो कि है बेटा वैल्यू ऑफ सिग्मा, अगर मैं इसको इससे माइनस कर दूंगा तो मेरे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पता चल जाएगा मुझे कितना मिलेगा बेटा 5.2। आपने एक चीज नोटिस करी कि जब भी आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो 0.65 के रेट से आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। ध्यान दीजिएगा, मैंने बहुत डीप बता दिया आपको। मतलब जब भी आप लेफ्ट टू राइट जाओगे, है ना, तो लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा 0.65 के रेट से आप देख रहे हो कि ये इंक्रीज करता जा रहा है। सपोज करिए मैंने ये कैसे निकाल लिया भाई 0.65 के रेट से इंक्रीज कर रहा है। आप 1.3 में 0.65 जरा जोड़िए कितना आएगा, बिल्कुल सही 1.95 आएगा। अब 1.95 में फिर से अगर मैं जोड़ूं 0.65 तो कितना आएगा 2.6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा 2.6। तो आप देख रहे हो, तो जो आप लेफ्ट टू राइट अगर मूव कर रहे हो किसी भी पीरियड में तो आप क्या देख रहे हो, आपको देखने को मिल रहा है कि 0.65 के रेट से जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो धीरे धीरे क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है। सेम अगर आपके 2.6 में अगर 0.65 अगर ऐड करिए तो 2.6 में अगर आप 0.65 ऐड करोगे तो एक्चुअली में आपके पास कितना आएगा 3.25। कितना आएगा 3.25, जो कि किसका है बेटा कार्बन का। अगर आपको नाइट्रोजन का निकालना है तो कार्बन का पता है तो आप 0.65 फिर ऐड कर दीजिए, तो कितना आएगा 3.9। कितना आएगा बेटा 3.9। फिर से अगर आप 3.9 में 0.65 ऐड कर दोगे तो फिर कितना आएगा 4.55। कितना आ जाएगा 4.55। ठीक है, अगर फिर से अगर आप 4.55 में 0.65 से ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा बेटा 5.2। तो आप देख रहे हो जब भी आप लेफ्ट टू राइट यानी लिथियम से जब भी आप फ्लोरीन की तरफ मूव करोगे तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो एक्चुअली में 0.65 के रेट से इंक्रीज करेगा। किसके रेट से इंक्रीज करेगा 0.65 के रेट से वो इंक्रीज करने लगेगा। तो गाइस इतनी बात अगर आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई, बिल्कुल हुई, अच्छी बात है। आगे देखिएगा, अभी तो आप पीरियड में आपने देखा था, अब हम बात करेंगे ग्रुप में। तो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे ग्रुप में आप नीचे जाते जाएंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑलमोस्ट रिमेन्स कांस्टेंट और अनचेंज। तो कहने का मतलब है जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे जाते जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, वो वेरी नहीं करता है, बस शुरुआत में थोड़ा सा कम जरूर होता है, उसके बाद रिमेन्स कांस्टेंट हो जाता है। मतलब हम सीधी सी बात कहें कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप फर्स्टली इट डिक्रीजेस एंड रिमेन्स कांस्टेंट। तो पहले तो वो थोड़ा सा डिक्रीज करेगा, फिर वो कांस्टेंट हो जाएगा, रिमेन्स कांस्टेंट हो जाएगा, फिर वो चेंज नहीं होगा। यानी कैसा हो जाएगा बेटा अनचेंज्ड। क्या हो जाएगा बेटा अनचेंज। चलिए इसको भी देख लेते हैं। अच्छा, ग्रुप आपको याद है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ऑक्सीजन, ये आपका जीवन है। क्या बेटा जीवन में, यानी ग्रुप 1 की बात कर रहा हूँ। आप ग्रुप 2 की भी बात कर सकते हो, आप ग्रुप 3 की भी बात कर सकते हो। ठीक है, इसीलिए मैंने पीरियोडिक टेबल में बहुत आपको लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल की काफ़ी चीज़ें मैंने आपको वहाँ पर डिस्कस कर दी जो आपकी बुक में नहीं मिलेंगी। ठीक है गाइस, मगर आपको पता रहेंगी तो आपसे अगर कोई भी क्वेश्चन पूछता है या कोई भी घुमा फिरा के क्वेश्चन अगर आ जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन में तो आप उसको आसानी से क्या कर सकते हो बेटा सॉल्व कर सकते हो। अब देखिएगा सोडियम का हमेशा क्या होगा बेटा ज़्यादा होगा पोटेशियम से,
है ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बट सोडियम के बराबर पोटेशियम का होगा, पोटेशियम के बराबर रुबीडियम का होगा, रुबीडियम के बराबर सीजियम का होगा बेटे, है ना। क्योंकि मैंने बताया ना कि जो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, जैसे आप मूविंग डाउन द ग्रुप में जाओगे तो फर्स्टली तो वो डिक्रीज कर जाएगा, है ना। सॉरी, यहाँ मैंने गलत साइन लगा रखा है, इस तरीके से साइन लगेगा, है ना। लिथियम का ज़्यादा होता है और सोडियम का कम होगा। तो फिर सोडियम के बराबर पोटेशियम, तो पहले तो वो क्या घटा, उसके बाद रिमेन्स कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अब इसको भी देखते हैं, हम लोग प्रूफ करते हैं। अब आपका क्या है, वैल्यू कितना है बेटा, मैंने यहाँ पर सबके वैल्यू लिख रखे हैं। लिथियम का होता है 1.7 सिग्मा का वैल्यू, और सोडियम के लिए होता है 8.8, पोटेशियम के लिए होता है 16.8, रुबीडियम के लिए होता है 34.8, और सीजियम के लिए होता है 52.8। कितना होता है बेटा, 52.8। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसका जेड इफेक्टिव की वैल्यू निकाल लेते हैं। किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, जेड इफेक्टिव की। कैसे निकालते हैं, इस जो लिथियम का एटॉमिक नंबर है उससे अगर मैं क्या करूं, सिग्मा की वैल्यू को, जो लिथियम का एटॉमिक नंबर है उससे अगर सिग्मा की वैल्यू को अगर माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या मिल जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सो गाइस आप देखिए लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। 3 में से अगर मैं 1.7 को माइनस करूं तो मेरे पास क्या बचेगा, 1.3। कितना बचेगा बेटा, 1.3। तो इसका मतलब जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है या जेड इफेक्टिव वो कितना होगा लिथियम के लिए, 1.3, है ना। अब आप बात करता हूँ सोडियम की, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। कितना होता है बेटा, 11। कितना होता है बेटे, याद रखिएगा, आपको मैंने बताया था ग्रुप 1 के लिए अगर आपको एटॉमिक नंबर याद करना है तो मैंने बताया था इसके लिए मैजिक ट्रिक, है ना, 2 8 8 18 18 32। याद है आपको, ये पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था इसके मैजिक नंबर के बारे में। तो अगर आपको लिथियम का पता है तो जाहिर सी बात आप सोडियम का निकाल सकते हो। लिथियम का कितना मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, तो अब 3 में अगर मैं 8 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 11। किसका हो जाएगा बेटा एटॉमिक नंबर, सोडियम का। अब सोडियम के बाद मुझे पोटेशियम का चाहिए, तो फिर से क्या जोड़ूं, 8 जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा, 19। पोटेशियम का 19 हो गया। अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं 19 में 18 जोड़ूं तो मुझे रुबीडियम का मिल जाएगा, यानी 37। कितना मिल जाएगा बेटा, 37। अब 37 में अगर मैं कितना जोड़ूं बेटा, 18 जोड़ूं तो मुझे किसका मिल जाएगा, सीजियम का मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 55। कितना मिल जाएगा मुझे, 55। तो गाइस आपको ये क्लियर हो गया। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, आगे की चीज़ों को डिस्कस करता हूँ। अब सपोज करिए मैं क्या बोल रहा था, सिग्मा की वैल्यू दी गई है, आपको क्या करना है, उससे माइनस करके इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकाल लेना है। तो सोडियम का होता है बेटा 11। अब 11 में अगर मैं 8.8 को अगर मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा, 2.2। कितना बचेगा, 2.2। कितना बचेगा, 2.2। कितना बचेगा बेटा, 2.2। गाइस एक चीज यहाँ पर मैंने जो पहले बाद में सिंबल लगाया वो गलत है, जो पहले सिंबल लगाया तो वो सही था। मतलब लिथियम से जब सोडियम की तरफ जाओगे तो पहले क्या करेगा, वो इंक्रीज कर जाएगा। क्या कर जाएगा बेटा, इंक्रीज कर जाएगा, फिर रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा। इस चीज को ध्यान रखिए क्योंकि आप वैल्यूज यहाँ पर मेजर कर सकते हो कि 1.3 जो है वो कम है 2.2 से, तो इट मीन दैट ये बड़ा है और ये छोटा है, ठीक है। इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा, सिंबल का सबसे ज्यादा ध्यान रखिएगा क्योंकि सिंबल में क्या होता है बेटा, आपको हमेशा क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोटेशियम का होता है 19 में अगर मैं 16.8 को क्या कर दूं बेटा, माइनस कर दूं तो मेरे पास कितना बचेगा, 2.2। कितना बचेगा, 2.2। देख लीजिए 2.2 जो सोडियम का है वही कितना किसके बराबर है, पोटेशियम के बराबर है। अब रुबीडियम का होता है 37 में से अगर मैं 34 है ना 34.8 को अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास कितना बचेगा, 2.2। कितना बचेगा बेटा, 2.2, जो कि किसके बराबर है बेटा, पोटेशियम का रुबीडियम के बराबर है। क्या बराबर बेटा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जस्ट लाइक अगर मेरा सीजियम का कितना एटॉमिक नंबर होता है, 55। अब 55 में मैं क्या करूं बेटा, 52.8 को मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास कितना बचेगा, एक्चुअली मुझे बचेगा 2.2, जो कि इक्वल है रुबीडियम के बराबर। तो आपने देखा ना कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है बच्चे, क्या होता है बेटा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है जब वो डाउन द ग्रुप जाता है तो फर्स्टली वो क्या कर देता है, फर्स्टली वो थोड़ा सा इंक्रीज करता है, और आफ्टर देखिए मैंने यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर दिया है, ठीक है। इस चीज को फर्स्टली थोड़ा सा वो इंक्रीज करता है और फिर रिमेन्स कांस्टेंट हो जाता है, फिर वो अनचेंज रहता है, फिर वो चेंज नहीं होता है, ठीक है गाइस। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी क्योंकि बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि ये हर जितने भी आप आगे टॉपिक पढ़ोगे उनमें इसका रोल होगा। तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है।